हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने किया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 11। चलिए करते हैं उसी चैप्टर से कंटिन्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट प्रोमिस एंड इट्स परफॉर्मेंस। जॉइंट का मतलब क्या है? जब एक या एक से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या प्रोमिस करते हैं, उसे बोला जाता है जॉइंट प्रोमिस। इस जो लॉ है वो अलो करता है दो या दो से ज्यादा पर्सन्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा पर्सन्स के साथ, उसे बोला जाता है जॉइंट प्रोमिस। इन सच अ सिचुएशन इसके अंदर क्या हो सकता है? एक प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिस भी हो सकते हैं, जॉइंट प्रोमिसर्स और एक प्रोमिसी भी हो सकता है, और जॉइंट प्रोमिसर्स जॉइंट प्रोमिस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ रूल्स भी हम बोल सकते हैं और कुछ फॉलोइंग्स हमें दिए हुए हैं जॉइंट प्रोमिस से रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारा डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्तव्य, कि जो जॉइंट प्रोमिस करे गए हैं कौन सी पार्टी के क्या क्या कर्तव्य है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रोमिस करते हैं, अनलेस देयर इज एन अपेरेंट इंटेंशन टू द कॉन्ट्ररी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स आर लॉफुली बाउंड। सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स क्या है? वो लॉफुली बाउंड हैं कि वो जॉइंटली जो है अपना प्रोमिस जो है वो परफॉर्म करे। अगर कोई भी उनमें से डाई हो जाता है तो जो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी प्रोमिसर डाई हुआ है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जॉइंटली दूसरे प्रोमिसर्स जो सरवाइव कर रहे हैं उस टाइम उनके साथ मिलके अपना प्रोमिस जो है फुलफिल करेगा। अगर सारे के सारे डाई हो जाते हैं तो सारे के सारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उस प्रोमिस को जॉइंटली फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, कि कोई भी एक जॉइंट प्रोमिसर है उसे परफॉर्मेंस करने के लिए बोला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रोमिस, जब एक या एक से ज्यादा व्यक्ति जॉइंट प्रोमिस करते हैं एंड देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, और कोई भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है कि कौन परफॉर्म करेगा, तो जो प्रोमिसी है वो कंपेल कर सकता है, किसी को भी वो बोल सकता है, किसी भी प्रोमिसर को, कि जो होल परफॉर्मेंस है प्रोमिस की वो उनमें से कोई भी करे। वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले सकता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को बोल सकता है प्रोमिसर को कि वो जो है पूरे का पूरा परफॉर्मेंस जो है प्रोमिस की करे। नेक्स्ट आता है हमारा ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर्स, कि हर एक प्रोमिसर अगर उसे बोला गया है कि वो अपना प्रोमिस फुलफिल करे, सिर्फ वही प्रोमिसर, तो वो दूसरे जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनसे अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, व्हेन वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज कंपेल्ड टू परफॉर्म, जब एक जॉइंट प्रोमिसर को बोला जाए कि आपको ही परफॉर्म करना है प्रोमिस, ही में कंपेल द अदर प्रोमिसर, तो वो दूसरे प्रोमिसर से जो है अपना कंट्रीब्यूशन इक्वली मांग सकता है विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज अपेरेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी मतलब जो उसका परफॉर्मेंस है अगर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, नॉन परफॉर्मेंस हो जाती है किसी प्रोमिसर या किसी प्रोमिसी के साइड से, तो क्या जो लॉस जो होता है वो सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स को इक्वली शेयर करना होता है, ये नहीं है कि कोई एक ही शेयर करेगा उसे। सेक्शन 43 क्या कहता है कि इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स अ डिफॉल्ट इन हिज कंट्रीब्यूशन, अपना कंट्रीब्यूशन में वो डिफॉल्ट हो जाता है या फिर फेल हो जाता है वो अपना कंट्रीब्यूशन देने में, अपना प्रोमिस फुलफिल करने में, तो जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो इक्वली शेयर करेंगे लॉस जो उस डिफॉल्ट की वजह से अराइज हुआ है, जो उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अराइज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ जॉइंट प्रोमिसर बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो पेमेंट करने की हालत में नहीं होता, ना ही उसके पास इतनी एसेट्स होते हैं कि हम अपने जो लॉस है उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो हुआ है, जो हमने उसे पेमेंट दे रखी है वो हम रिकवर कर सकें, तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है द रिजल्टेंट लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, तो वो लॉस भी जो है वो इक्वली शेयर किया जाएगा जो हमारे रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, कि अगर एक प्रोमिसर को प्रोमिसी ने रिलीज कर दिया उसकी परफॉर्मेंस से तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। सेक्शन 44 हमारा कहता है कि अ रिलीज बाय द प्रोमिसी ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, अगर किसी प्रोमिसर को प्रोमिसी ने रिलीज कर दिया है, डज नॉट डिस्चार्ज द अदर प्रोमिसर्स फ्रॉम लाइबिलिटी, अगर एक प्रोमिसर को डिस्चार्ज कर दिया है ना, तो ये इसका ये मतलब नहीं होता कि जो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो भी अपने लाइबिलिटी अपने कर्तव्य से मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। नोर इज द रिलीज जॉइंट प्रोमिसर एब्जॉर्ब्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ना ही
रिलीज किया जाता है उन्हें, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स की तरफ, ना ही वो उससे रिलीज होते हैं। अंडर द इंग्लिश लॉ व्हेन वन जॉइंट प्रोमिसर इज रिलीज्ड बाय द प्रोमिसी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस की, जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं। सेशन 45 के अंदर ये डिफाइंड है कि व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन, जब एक पर्सन जो प्रॉमिस करता है वो होता है प्रोमिसर, और जिसके सामने वो प्रपोजल रखता है अगर उसे वो एक्सेप्ट कर ले वो होता है हमारा प्रोमिसी। तो जब एक पर्सन एक या एक से ज्यादा पर्सन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रोमिस करता है, अनलेस अ कंट्रारी इंटेंशन इज अपेरेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द जॉइंट प्रोमिसेस हैव द राइट टू क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। कि अगर प्रोमिसर का इंटेंशन नहीं भी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, तो सारे के सारे जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं उनके पास ये राइट है कि वो क्लेम कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस की। और या फिर अगर एक भी प्रोमिसी नहीं अपनी परफॉर्मेंस करना चाहता तो वो उस प्रोमिसी से भी जॉइंट प्रोमिसेस अपनी परफॉर्मेंस जो है क्लेम कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। नेक्स्ट, व्हेन वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस डाइज, जब एक जॉइंट प्रोमिस डाई हो जाता है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो परफॉर्मेंस जो है क्लेम करी जाएगी वो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रोमिसी हमारा डाइड हो गया है उससे जो है क्लेम करी जाएगी जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसेस की। वो दो जो हमारे सर्वाइविंग प्रोमिसेस हैं उनके साथ मिलके वो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जॉइंटली अपना प्रोमिस फुलफिल करेगा। With the death of all the joint promises, the right to claim performance rests with their legal representative। और अगर सारों की डेथ हो जाती है तो सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द रिकवरी ऑफ अ लोन गिवन बाय अ पार्टनरशिप कंसर्न, अगर कोई भी लोन जो है एक पार्टनरशिप के अंदर दिया गया है उसकी रिकवरी के लिए क्या होगा, इट इज वैलिड फॉर द पार्टनर्स टू द फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए, और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये वैलिड होगा कि जॉइंट डिसीज्ड पार्टनर जॉइंटली विद द रिमेनिंग पार्टनर टू फाइल अ सूट इन अ कोर्ट, कि दूसरे जॉइंटली रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनके साथ जॉइंटली जो है वो एक कोर्ट में जो है सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज दे आर जॉइंट प्रोमिसेस, क्योंकि वो जॉइंट प्रोमिसेस हैं। और जॉइंट प्रोमिस जब हो जाता है तो सभी को जॉइंटली जो है अपना परफॉर्मेंस फुलफिल करनी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम और प्लेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रोमिस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ये डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है, पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे बोला गया है और जिस जगह पे बोला गया है वहीं पे जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए। फर्स्ट इसमें हमारे कुछ रूल्स हैं टाइम और प्लेस की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। फर्स्ट है हमारा, वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई और ना ही कोई टाइम स्पेसिफाई किया गया। सेशन 46 क्या कहता है, व्हेन द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी, ना तो प्रोमिसर को कोई भी टाइम से रिलेटेड कुछ भी उसे एप्लीकेशन मिली है प्रोमिसी से, और ना ही कोई भी टाइम जो है परफॉर्मेंस का वो स्पेसिफाइड किया गया है, डिसाइड नहीं किया गया। द प्रोमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो जो प्रोमिस परफॉर्म किया जाएगा वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर किया जाएगा। और रीजनेबल टाइम क्या होगा, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल सर्कमस्टांस, ये हमारा क्वेश्चन जो है रिलेटेड ऑफ द सिचुएशन और द प्रैक्टिसेस एंड कस्टम रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ट्रेड। तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन करी गई है प्रोमिसी के द्वारा, तो क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो रीजनेबल टाइम के अंदर होगी। और रीजनेबल टाइम क्या होगा, वो डिपेंड करेगा ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट रूल है हमारा टाइम एंड प्लेस की परफॉर्मेंस का, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, जहां पर हमारा टाइम स्पेसिफाई पहले से ही डिसाइडेड है वहां पे ना तो कोई एप्लीकेशन की जरूरत है, और ये तो ऑब्वियस है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस टाइम, उस स्टिपुलेटेड टाइम जो डिसाइड है उसके अंदर अंदर ही परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय द प्रोमिसी फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे, जो प्रोमिसी है उसने एप्लीकेशन डाल दी है कि परफॉर्मेंस जो है इस सर्टेन डे को हो जानी चाहिए। व्हेन द डे फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज फिक्स्ड, जब डे है परफॉर्मेंस का, वो प्रोमिस जो जिस डेट को परफॉर्म करना है वो डे जो है फिक्स कर लिया जाए, तो द प्रोमिसर में अंडरटेक इट्स परफॉर्मेंस आफ्टर एन एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी टू दैट इफेक्ट, तो जब उसे एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी इस टाइम से रिलेटेड, इस डे से रिलेटेड कि इस
दिन पर्टिकुलर वो परफॉर्म करेगा, तब जो है प्रोमिसर उसको अंडरटेक में लाएगा अपना उस परफॉर्मेंस को एप्लीकेशन मिलने के बाद। इन सच अ केस इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। और इस केस में जो है ड्यूटी हो जाती है प्रोमिसी की कि वो एक एप्लीकेशन करे कि जो परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे हमें करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन बाय प्रोमिसर व्हेन नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। एप्लीकेशन जो है प्रोमिसर के द्वारा दी गई है जब कोई भी प्लेस फिक्स नहीं हुआ परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर उन दोनों के बीच में एक प्रोमिस हुआ है और कोई भी प्लेस जो है डिसाइडेड नहीं किया गया, कोई भी प्लेस जो है फिक्स नहीं किया गया परफॉर्मेंस के लिए, तो जो प्रोमिसर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अप्लाई करे प्रोमिसी से कि किस प्लेस पे जो है परफॉर्मेंस करी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब बाय द प्रोमिसी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी प्रोमिसी ने टाइम और प्लेस डिसाइड किया गया उसी मैनर में जो है कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म किया जाना चाहिए, उसी टाइम और उसी प्लेस के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।